सेठ रामचरण एक नामी व्यापारी थे। रामपुर शहर में उनका बड़ा नाम था। सेठ रामचरण का एक ही बेटा था जिसका नाम था भैरव प्रसाद। जहां सेठ रामचरण सीधे सादे सरल स्वभाव के थे, वहीं उनका बेटा भैरव प्रसाद बचपन से ही तेज तर्रार और चालाकियों में सबसे आगे रहने वाला बालक था। भैरव प्रसाद जब 10 साल का हुआ तो रामचरण जी के यहाँ एक और बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद में अपने पिता की ही तरह ईमानदारी और सरलता भरी हुई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों बालक बड़े होने लगे। भैरव प्रसाद अब एक 23 साल का नौजवान हो गया था, जबकि छोटा भाई लक्ष्मण प्रसाद अभी सिर्फ 13 साल का एक अबोध बालक था। एक दिन, पिताजी, कब तक आप गल्ले पर बैठकर सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठाते रहेंगे? मेरी सलाह मानिए तो अब आप घर में बैठकर आराम करिए और दुकान की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अरे बेटा, ये व्यापार है। जितनी तेज़ी से फूलता फलता है ना, उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आ जाता है। बेटा, मैंने सारी ज़िंदगी बिताई है इस व्यापार में। इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। नफ़ा नुकसान अच्छी तरह समझता हूँ। इसीलिए आज तक व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तुम अभी नए नए आए हो, अभी तो तुम्हारी सीखने की उम्र है। अभी से सारा व्यापार अपने हाथों में लेने का विचार अपने मन से त्याग दो। कोई भी विद्या जितने मन से सीखी जाती है ना, इंसान उतना ही निपुण बनता है। पिताजी, क्या आप बिना बात बात पर प्रवचन देना शुरू कर देते हैं? अरे, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तो मैं सीखूंगा कैसे? मैंने कहा ना, आप निश्चिंत होकर दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दीजिए और घर पर बैठकर हरि नाम जपने में अपना समय बिताइए। देखिए, कुछ ही दिनों में मैं कैसे आपकी दुकान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ। बेटा, तुम्हारी इन्हीं हवाई बातों से मुझे बहुत डर लगा करता है। तुम सीखने में कम ध्यान देते हो। 2 पल में तुम सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हो। अरे बेटा, मैंने कब मना किया? सब तुम्हारा ही तो है। तुम थोड़ा समय मेरे साथ दुकान पर रहकर बिताओ तो सही। मेरे साथ रहकर व्यापार की बारीकियां समझो। जब मुझे लगेगा कि सब कुछ तुम्हें सौंपने का सही समय आ गया है, तो मैं खुद तुम्हें सब दे दूंगा। पिता रामचरण ने अपनी तरफ से तो बेटे भैरव प्रसाद को समझा दिया था, लेकिन भैरव का स्वभाव ही ऐसा था कि उसे सब कुछ पा लेने की जल्दी थी। कुछ दिनों बाद रामचरण की अच्छी प्रतिष्ठा होने के कारण बेटे भैरव के लिए रिश्ते आने लगते हैं। भैरव के लिए आने वाले रिश्तों में से एक सुंदर और सुशील लड़की को पसंद करके रामचरण उसकी शादी भैरव से करवा देते हैं। शादी के बाद भैरव की पत्नी रेखा कहती है, सुनिए ना, आपके यहाँ इतना रुपया पैसा है, शहर भर में पिताजी के नाम का डंका बजता है। मुझे भी 9 लाख का हार दिलवा दीजिए ना। अरे कहाँ से दिलवा दो तुम्हें 9 लाख का हार? तुम्हारी रोज़ ही कोई ना कोई मांग सामने आ ही जाती है। तुमसे शादी करते समय मैंने सोचा था इतने बड़े घर की बहू बन रही हूँ, सोने से तोल दोगे तुम मुझे। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ तो 10 रुपये का चाट भी खाना हो तो पहले तुम्हारे अम्मा बाबूजी से इजाज़त लेनी पड़ती है। अरे छोड़ो ना ये बाबूजी का दामन, अपना कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? आप ऐसा करो, कोई नौकरी ढूंढ लो, कम से कम पाई पाई के लिए अम्मा बाबूजी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, इतनी उतावली क्यों हो रही है? थोड़ा तो सब्र रख। ज़्यादा गर्म खाने से ना मुंह ही जला करता है। पिताजी की करोड़ों की संपत्ति है, तो क्या चाहती है? इसे छोड़कर मैं कोई 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर लूँ? अरे चाहे 10,000 ही मिलेंगे, लेकिन कम से कम वो हमारे अपने तो होंगे। उसको खर्च करने से पहले हमें तुम्हारे अम्मा बाबूजी का मुंह तो नहीं ताकना पड़ेगा। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तुम्हारी अम्मा के आगे हाथ फैलाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैंने तुझे कहा ना, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद ये सारा व्यापार मेरा होगा। आए बड़े सारा व्यापार अपने नाम लिखवाने वाले। क्यों, तुम्हारा छोटा भाई तो है ना, व्यापार तो आधा उसे भी मिलेगा या नहीं? सारा व्यापार तुम्हें कैसे मिल जाएगा, बताओ तो ज़रा। अरे छोटा तो अभी 15 साल का बच्चा है, उसे व्यापार की समझ ही कहाँ है। जब तक वो व्यापार संभालने लायक होगा ना, तब तक तो मैं सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर चुका हूँगा। क्या बात करते हो जी आप? आपकी सोचने से क्या होता है? आपको क्या लगता है आप कहेंगे और बाबूजी सारा व्यापार आपको दे देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, गलतफहमी में जी रहे हैं आप। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी आप बाबूजी से ऐसे ही 50-50 रुपए मांगते रह जाओगे। आपके हाथ में बाबूजी अपने जीते जी कुछ नहीं देने वाले। इसी बात का तो मुझे भी डर है भाग्यवान,
कि बाबूजी अपने जीते जी सत्ता मेरे हाथ में नहीं सौंपने वाले, और मुझसे अब ज़्यादा दिन तक बाबूजी के सामने हाथ फैलाए नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि छोटे का दिमाग पढ़ाई में बहुत तेज़ है। व्यापार संभालने के लिए तो हम दोनों बाप बेटे ही पर्याप्त हैं। क्यों ना हम उसे अच्छी शिक्षा देकर कोई बड़ा अफसर बनाए। अरे लक्ष्मण, बड़ा अफसर बन जाएगा तो हमारा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएगा। व्यापारी चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन सरकारी अधिकारी के सामने तो सलाम करना ही पड़ता है ना बाबूजी। ये तो तूने बड़ी पते की बात की आज। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। ये बात तो हमेशा से मेरे मन में रही कि मैं चाहे जितना बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन शिक्षा कभी पूरी ना ले पाया, जिसके कारण आज भी बड़े बड़े अधिकारियों को देख कर ना मुझे कम तरीका एहसास होता है। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि तू पढ़ लिख कर मेरे व्यापार में उतरे, लेकिन तेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, और तूने भी मेरी तरह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। लेकिन मैं छोटे के साथ ये गलती नहीं दोहराना चाहता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बाबूजी, छोटे को शुरू से ही दुकान से दूर रखते हैं। अगर एक बार उसने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया तो फिर उसका भी मेरी तरह पढ़ाई से मन उचट जाएगा। तब तो मुझे भी समझ नहीं आया था बाबूजी, लेकिन अब ना मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि काश मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली होती। चल बेटा, देर से ही सही तुझे शिक्षा की ताकत समझ में तो आई। मुझे तो इसी बात की खुशी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम छोटे को दुकान पर आने से दूर रख सके? मेरे पास एक आइडिया है बाबूजी। क्यों ना हम छोटे को पढ़ने के लिए शहर से दूर भेज दें। ना वो यहाँ रहेगा, ना व्यापार में रुचि लेगा, क्योंकि यहाँ रख कर तो उसे व्यापार से दूर रख पाना बहुत कठिन हो जाएगा। तूने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है बेटा। अभी वो सिर्फ 15 साल का है। उसका दाखिला शहर के किसी अच्छे कॉलेज में करवा देते हैं। पढ़ लिख कर जब बड़ा अफसर बनकर मेरा बेटा लौटेगा ना, तो पूरे कस्बे में मेरा नाम हो जाएगा। बाबूजी को बोतल में उतारना इतना आसान होगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बाबूजी तो बड़े भोले निकले, छोटे का नाम सुनते ही मेरी बातों में आ गए। हॉस्टल में रहने के कारण अब लक्ष्मण कम ही घर आता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लक्ष्मण वहीं शहर के हॉस्टल में ही रम गया। एक दिन, अरे बाबूजी, छोटे के कॉलेज से कुछ कागज़ आए हैं। अपना छोटा इंटर पास कर गया है। आगे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए उन्हें इन कागज़ों पर साइन चाहिए। कल तक ये कागज़ साइन करके छोटे तक पहुंचाने होंगे, तभी उसे अगली कक्षा में एडमिशन मिलेगा। अरे बेटा, लेकिन इसमें तो सब कुछ अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। तुझे तो पता ही है कि ये अंग्रेज़ी में लिखा मैं पढ़कर समझ नहीं पाता। अरे आप चिंता क्यों करते बाबूजी, मैंने सारे कागज़ पढ़ लिए। बस ये एक फॉर्मेलिटी है, आप साइन कर दीजिए। मैं कल ही शहर जाकर छोटे को दे आता हूँ। अपने बेटे पर भरोसा करके रामचरण उन कागज़ों पर दस्तखत कर देते हैं। पिता से कागज़ों पर दस्तखत लेने के बाद, मैंने कहा था ना रेखा, इस बिजनेस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा। ये देख, कर दिया ना बाबूजी ने साइन। बाबूजी की दुकान का अब बस एक ही वारिस है, और वो हूँ मैं। अब बस तुम देखती जाओ, धीरे धीरे मैं ये घर और पिताजी की सारी ज़मीन भी अपने नाम करा लूँगा। उधर लक्ष्मण शहर में मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, और इधर बड़ा भाई भैरव चालाकी से एक एक करके सब कुछ अपने नाम करता जा रहा था। भैरव अब ज़्यादा समय गल्ले पर बिताता और पिता की नज़र बचाकर रुपयों की हेर फेर भी किया करता। बाबूजी, मेरी MBA पूरी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं आकर आपका व्यापार संभालूँ। आप देखना कैसे मैं आपके व्यापार को आसमान तक ले जाता हूँ। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तूने मेरी बातों की लाज रखकर अपनी पढ़ाई पूरी की। बेटा, अब मैं भी शान से सबको बताऊंगा कि मेरा बिजनेस मेरा होनहार बेटा संभालेगा। अरे पिताजी, दिन रात मेहनत करके इतनी बड़ी डिग्री ली है छोटे ने, क्यों आप इस छोटे से कस्बे में उसे वापस बुलाकर उसकी तरक्की के दरवाजे बंद कर रहे हैं? अरे वो इस व्यापार के लिए बना ही नहीं, उसे आगे बढ़ने दीजिए बाबूजी। हो सकता है कल को विदेश में उसे नौकरी मिल जाए। आपका व्यापार संभालने के लिए मैं तो हूँ ही। बेटा, तेरा भैया ठीक ही कहता है। तू यहाँ छोटे से गांव में कैसे रहेगा? अब तो तुझे शहर की आदत हो गई होगी। तू वहीं शहर में ही अपने लिए कोई अच्छी नौकरी देख ले बेटा। लेकिन पिताजी, जब घर पर ही आपका इतना अच्छा व्यापार है
तो मैं किसी और के यहाँ नौकरी करने क्यों जाऊँ? अच्छा, पहले तो हम एक अच्छी सी पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़की देखकर तेरे हाथ पीले करते थे। बाकी की बातें हम बाद में देखेंगे। पिताजी, मुझे मीरा नाम की एक लड़की पसंद है। आप कहे तो उसके पिताजी को अपने घर बुला ले। बेटी की खुशी जानकर सेठ रामचरण अपने बेटे लक्ष्मण की शादी मीरा के साथ कर देते हैं। शादी के बाद छोटे, तू अब अपने लिए नौकरी देखना शुरू कर दे भाई। अब तो पत्नी की भी जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। भैया, हमारा कस्बा भी कोई गांव तो रहा नहीं। आज यहाँ हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। मेरा तो कहीं दूर जाने का विचार नहीं है। मैं अब घर पर ही रहना चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे भाई? इतने बड़े कॉलेज में तुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी तो तुझे करनी ही चाहिए। पिता और बड़े भाई के बार बार दबाव देने पर लक्ष्मण एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। कुछ समय बाद लक्ष्मण भी बड़े भाई की तरह 2 बच्चों का पिता बन जाता है। कुछ सालों के बाद एक तरफ भैरव पिता के बिजनेस से हर महीने लाखों रुपए कमा रहा था, वहीं दूसरी ओर पढ़ा लिखा लक्ष्मण महीने के 70,000 में अपना घर चला रहा था। जिठानी रेखा हर समय महारानियों की तरह गहनों में लदी रहती। वहीं छोटी बहू मीरा के पास कुछ गिने चुने ही गहने थे और वो अपने पति की तनख्वाह को देखते हुए बजट में ही अपने खर्चों को व्यवस्थित करती थी। एक ही घर में रहकर भी देवरानी जेठानी के अमीरी गरीबी के अंतर को साफ महसूस किया जा सकता था। पापा देखो ना, ताऊ जी ने मिंटू भैया का जन्मदिन मनाने के लिए कितना बड़ा फार्म हाउस बुक किया है। ताऊ जी हर साल अपने दोनों बच्चों का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते हैं। उनके लिए तो उनका हर बर्थडे एनिवर्सरी स्पेशल ही होता है। और एक हम लोग हैं, हमारे बर्थडे पर कभी भी कुछ स्पेशल नहीं होता। आप तो हमेशा की तरह उसी छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाकर हमारे दोस्तों को डिनर करा देते हो बस। बेटा, हम किसी के साथ बराबरी नहीं कर सकते। आपके पापा जितना कमाते हैं उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। रिंकी ठीक ही तो कह रही है पापा। ताऊ जी दादाजी का बिजनेस संभालते हैं, इसलिए उनके पास इतना पैसा है। आप दादाजी का बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? बेटा, दादाजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं। पापा, ये तो सरासर चीटिंग हुई ना। ताऊ जी दादाजी के बिजनेस से हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं और आप इस 70,000 रुपये महीने की सैलरी में गुजारा कर रहे हो। माना कि हम लोग भी गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी हम ताऊ जी जैसी लग्जरी लाइफ भी तो नहीं जी पा रहे हैं ना। जिन बातों को लक्ष्मण और उसकी पत्नी इग्नोर करना चाहते थे, बढ़ते हुए बच्चे बार बार उन्हीं बातों को लेकर उनके सामने खड़े हो जाते और फिर सवालों की झड़ी लगा देते। खैर, बच्चों का सवाल गलत भी तो नहीं था, फिर भी लक्ष्मण के संस्कार ऐसे थे कि वो अपने पिता को सवालों के कटघरे में नहीं ले जाना चाहता था। एक दिन, देखो पापा, ताऊ जी ने फार्म हाउस खरीदा है और वो लोग बहुत जल्द वहीं शिफ्ट होने वाले हैं। कार्ड तक छप गए हैं। आपको कुछ पता भी है या नहीं? यहाँ हमारे इन 3 कमरों में ढंग से पेंटिंग भी नहीं करा पा रहा हूँ और भैया ने फार्म हाउस खरीद लिया। बस बहुत हो गया। अब मुझे बाबूजी से बात करनी चाहिए। अगर बाबूजी ने मुझे भी मेरा हिस्सा दे दिया तो मैं भी अपने बच्चों की कुछ इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। मेरे बच्चे तो हमेशा से ही अपनी इच्छाओं का गला घोंटते आ रहे हैं। और लक्ष्मण पहुंच जाता है बाबूजी के पास बात करने के लिए। बाबूजी, बरसों बीत गए, आपकी बात का मान रखने के लिए मैंने बिजनेस से कभी वास्ता नहीं रखा और छोटी बड़ी जैसे भी मिली इस नौकरी से अपना घर चलाता रहा। लेकिन आप तो जैसे भूल ही गए कि आपका एक नहीं 2 बेटे हैं। कम से कम आपको तो ये दिखाई देता होगा ना बाबूजी कि मैं और मेरे बच्चे कैसा जीवन जी रहे हैं और भैरव भैया अपने बच्चों को कैसा जीवन दे रहे हैं। अरे जन्मदिन हो या भैया भाभी की एनिवर्सरी, वो बड़े से बड़े होटल में ही उसे मनाते हैं। और एक मैं हूँ जिसे बच्चों के जन्मदिन के लिए बजट निकालना भी मुश्किल हो जाता है। भैया के पास 50 लाख की गाड़ी है और मेरी गाड़ी 10 लाख की भी नहीं है। ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है मेरे और उनके स्टेटस में। अब तो आंखें खुलिए बाबूजी। अगर आपने कभी मुझे अपना बेटा समझा था तो मुझे भी मेरा हक दे दीजिए। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे सब नज़र आता है लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने ये तो ज़रूर चाहा था कि तू पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन ये कभी नहीं चाहा था कि अपने व्यापार से मैं तुझे बेदखल कर दूँ। परसों बाद जब मैंने दुकान की हिस्सेदारी तुझे देनी चाहिए तो भैरव ने अपनी असलियत दिखा दी। धोखे से उसने सब कुछ अपने नाम कर लिया है बेटा। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। इस पूरे बिजनेस का अब वो अकेला मालिक है।
ये सब उसकी चाल थी जो उसने तुझे घर से दूर पढ़ने के लिए भेजा, ताकि तू इस बिजनेस से दूर रहे और पीछे से वो सब कुछ अपने हाथ में ले ले। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी आप? ये सब कुछ कब हुआ? आपने हमें कभी कुछ बताया क्यों नहीं? अरे किस मुंह से बताता बेटा, मैं तो आज तक अपने ही अपराध बोध में जल रहा हूँ। न जाने क्यों मैंने उस भैरव पर इतना भरोसा किया और आंखें बंद करके उसके बताए कागजों पर दस्तखत कर दिए। ना मैं उस पर इतना भरोसा करता, ना उसकी हिम्मत इतनी बढ़ती। ठीक है व्यापार ना सही बाबूजी, ज़मीन और इस मकान में तो हमारा हिस्सा है ना, कम से कम वही हमारे नाम कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को उसमें से भी भैया भाभी हमें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे। तू ठीक कहती है बेटा, मैं कल ही फैसला करता हूँ। अगले दिन रामचरण जी अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाते हैं। भैरव बेटा, मेरी अब उम्र हो गई है, पता नहीं कितने दिन का मेहमान हूँ मैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। कौन सी संपत्ति बाबूजी? आपके पास ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसका बंटवारा आप करना चाहते हैं? भूलो मत बड़ी बहू, जिस घर में तुम खड़ी हो ना, यह घर मेरा बनवाया हुआ है और आज भी मेरे ही नाम पर है। इसके अलावा भी मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। अब मैं अपनी ज़मीन अपने छोटे बेटे को देना चाहता हूँ। इतने बरस से आप हमारे साथ रह रहे हैं बाबूजी, आज तक आप समझ नहीं पाए? ये मकान, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ मेरा और मेरे पति का है, आपका नहीं। आपने तो बरसों पहले ही सब कुछ भैरव के नाम करके रिटायरमेंट ले लिया था। लगता है उम्र के हिसाब से आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है बाबूजी। इसीलिए आप भूल गए हैं। मेरी उम्र ज़रूर हो गई है बड़ी बहू, लेकिन याददाश्त अभी पूरी तरह से दुरुस्त है। मैंने कभी भी अपनी प्रॉपर्टी, दुकान, मकान तुम्हारे पति के नाम नहीं किया। लगता है बाबूजी आप ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, रुकिए मैं आपको कागज़ दिखाता हूँ। इतना कहकर भैरव दुकान, मकान और बाकी की प्रॉपर्टी के कागज़ लाकर छोटे भाई लक्ष्मण के सामने रख देता है। अच्छी तरह देखकर तसल्ली कर ले लक्ष्मण, जब तुझे पढ़ने के लिए शहर भेजा था ना, तभी बाबूजी ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था और रिटायरमेंट ले लिया था। अब ये तो मेरा बड़प्पन था कि मैंने इतने महंगे कॉलेज में तुझे पढ़ाया, लिखाया, इतने सालों तक तेरा और बाबूजी का खर्च उठाया, यहाँ तक कि तेरी शादी में भी दिल खोल कर खर्च कर दिया मैंने। धोखेबाज, धोखा दिया तूने, अपने ही बाप को लूटते हुए शर्म नहीं आई। अरे मेरे सारे जीवन की पूंजी लूट ली तूने, तू तो मेरा बेटा भी कहलाने के लायक नहीं है। बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ मत करिए बाबूजी। और हाँ, मैं अपने परिवार के साथ अगले महीने फार्म हाउस में शिफ्ट हो रहा हूँ और यह मकान मैंने बेच दिया है। बेहतर होगा कि आप लोग अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लें। अब ये नालायक बेटा अपने घर में आप लोगों को ज़्यादा दिन मुफ्त की सेवा नहीं दे पाएगा। बड़े भाई की बात सुनकर लक्ष्मण के तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका बड़ा भाई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है भैया, अब इस घर में मैं एक पल भी नहीं ठहरूंगा। मैं कल ही अपने बच्चों को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। आज से हमारे बीच के सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। लक्ष्मण बेटा, हो सके तो अपने बूढ़े बाप को भी किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना, शायद मेरे कर्मों की यही सजा है। अभी आपका बेटा जिंदा है बाबूजी, आपको वृद्धाश्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सच तो यही है कि आप मेरे पिता हैं और पिता का स्थान तो भगवान के बराबर होता है। आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए बाबूजी। जहाँ मेरा परिवार रहेगा आप भी वहीं